Assalamualaikum student. My name is Ifra Asif and today we are going to start a new chapter of biology which is enzyme. और इस चैप्टर के अंदर हम इंजाइम की डेफिनेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके यूजेस और उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि इंजाइम किस तरह से एक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंजाइम की क्या होती है, इंजाइम क्या होते हैं। तो इंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में पाए जाने वाले वो सब्सटेंस है जो कि कैटेलाइज कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को। यानी कि इंजाइम आर बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट जो है हम सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैटलिस्ट वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन में जब जाए तो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, उसको तेज कर दे, उसके रेट को इंक्रीज कर दे, तो वो सब्सटेंस कहलाता है कैटलिस्ट। तो इंजाइम चूंकि हमारे बॉडी के अंदर है तो इनको हम बायोकैटलिस्ट कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंजाइम की अगर डेफिनेशन देखें कि इंजाइम क्या है, तो इंजाइम्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड inside the body of living organism। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट और ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, तेज कर रहे होते हैं, कम टाइम में होने में हेल्पफुल हो रहे होते हैं। तो एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दैट्स व्हाई हमको बायो कैटालिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो enzymes are found inside the body of living organism. They act as a catalyst or they catalyze the chemical reactions that occur inside the body of living organism. और ये उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो द रिएक्शंस which occur in living organisms are called metabolic reactions। metabolic reaction यानी कि जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये दो तरह के होते हैं, यानी कि इसमें या तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा होगा या बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो these metabolic reactions are of two types। Number one is catabolic reaction and number two is anabolic reaction। सबसे पहले कैटाबॉलिक रिएक्शन देखते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा होता है? डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स का। लार्जर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रही होगी? कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, मतलब इसमें फॉर्मेशन हो रही होगी लार्जर मॉलिक्यूल्स की। फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, या दिस मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म and this metabolism is called catabolism। इसमें क्या हो रही होगी? एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, सॉरी एनर्जी इसमें रिलीज हो रही होगी, क्योंकि
जब लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तो क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। और इसमें क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या देखा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कह रहे हैं। और इन रिएक्शंस को होने में करने में जो एंजाइम्स है वो बहुत हेल्पफुल है। वो क्या कर रहे हैं, इन रिएक्शंस को होने में हेल्प कर रहे होते हैं, कैटेलाइज कर रहे होते हैं इन रिएक्शंस को। और ये रिएक्शन जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। या तो इसमें कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही होगी लाइक प्रोटीन, फैट, और या फिर इसमें क्या हो रही होगी, डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, लार्जर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे होंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। और जब फॉर्मेशन हो रही होगी तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होगी। और जब ब्रेक डाउन हो रहा होगा लार्जर मॉलिक्यूल्स का इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो एनर्जी की रिलीज हो रही होगी। तो ये हो गए रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम है वो किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प कर रहा होता है। कि इसका कौन सा दो स्टेप्स हैं जिसमें वो अपने किसी भी रिएक्शन को करने में हेल्प कर रहा होता है। तो पहली बात ये कि एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर रहे होते हैं। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। तो पहले हम देखते हैं कि दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी को देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसको स्टार्टिंग में कोई थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो वो जो इनिशियल एनर्जी होती है या जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a reaction। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहला रही है एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम क्या कर रहा है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा होता है। यानी कि वो रिएक्शन जो एंजाइम के बगैर हो रहा होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, और वो रिएक्शन जो एंजाइम के साथ हो रहा होगा उसमें वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि हम लोग देखते हैं ये एक रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक ए हमारा रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है इनटू बी, और हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रही है वो लग रही है फॉर एग्जाम्पल 1000। विदाउट एंजाइम रिएक्शन हो रहा है तो हमें 1000 जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इसी के मुकाबले एक दूसरा रिएक्शन जिसमें एंजाइम है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है जो यहाँ पे 1000 है वो 10 हो जाएगी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जब बहुत कम हो जाएगी तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी जो कि कम होगी वो बहुत जल्दी उसको मिलेगी और वो उस रिएक्शन को जल्दी से स्पीड अप कर देगा। तो एंजाइम का काम क्या होता है कि वो एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो कम टाइम में बहुत तेजी के साथ हो जाता है। और विदाउट एंजाइम वही रिएक्शन बहुत ही देर में और बहुत ही टाइम में होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देता है। दूसरा स्टेप ये करता है कि ये रिएक्टेंट को एक साथ ले आता है। तो बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर, जिस जो भी एंजाइम पे एक्ट करना होगा रिएक्टेंट उसको ये ले आता है।
तो अभी तक हमने क्या देखा है कि एंजाइम्स का क्या फंक्शन है। एंजाइम जो है वो स्पीड अप कर रहा है केमिकल रिएक्शंस को, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। फिर हमने कहा कि किस तरह से स्पीड अप करता है, तो हमने कहा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसको डिक्रीज कर देता है। जब वो डिक्रीज कर देता है तो वो रिएक्शन बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी के साथ हो जाते हैं। दूसरे हमने बात की कि वो क्या कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स को भी एक दूसरे के करीब ले आते हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम की डेफिनेशन। ओके, नाउ वी स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम? तो आपकी बुक में ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई एंजाइम्स की। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एंजाइम की यूटिलाइजेशन, substrate, specificity, active sites, sensitivity, cofactors, sequence, activators and inhibitors। तो अब हम वन बाय वन इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास एंजाइम की कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम किस तरह से बना होता है और कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो एंजाइम जो है बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होता है। एंजाइम जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बन रहे होते हैं। तो ये इसकी सिंपल कंपोजिशन है कि प्रोटीन्स आर मेड अप, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन और दे आर प्रोटीन इन नेचर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल folded chains of amino acid। किस में मुश्तमिल होता है इसका स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड्स की फोल्डेड चेन्स होती हैं जिसकी वजह से तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड में मुश्तमिल होता है। और ये अमाइनो एसिड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन कि क्या एंजाइम जो है वो रिएक्शन में यूटिलाइज होता है या नहीं होता। तो एंजाइम रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते, दे आर नॉट यूटिलाइज इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर ये खुद यूटिलाइज नहीं होते। ये स्टार्टिंग में जैसे होंगे वैसे ही एंड में भी आपको वैसे ही मिलेंगे। देयर इज नो परमानेंट चेंज अकर इन द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो ये यूटिलाइज नहीं होते रिएक्शंस के अंदर। दूसरा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस एंजाइम के ऊपर ऐड कर रहा होगा या एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर ऐड कर रहा होगा वो कहलाता है सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट of enzyme is called substrate। नंबर 5 है स्पेसिफिसिटी कि एंजाइम जो होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस के लिए वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि एक एंजाइम जो है वो सारे रिएक्शंस को मतलब कैटेलाइज नहीं कर रहा होता, ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस को ही कैटेलाइज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल एंजाइम किसी सिंगल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि एक एंजाइम जो है वो ग्रुप ऑफ रिएक्शन जो कि किसी एक ही प्रोसेस से रिलेटेड हो उसको कैटेलाइज कर रहा हो। तो दे आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। A single enzyme catalyze a single reaction, या तो वो किसी एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होगा, और ग्रुप ऑफ रिएक्शंस, अगर वो ग्रुप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है तो वो रिएक्शन जो है वो किसी एक ही मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होंगे। ग्रुप ऑफ रिएक्शन दैट आर रिलेटेड सेम मेटाबॉलिज्म।
यानी कि या तो एक ही मेटाबॉलिज्म से मुराद के जैसे डाइजेशन है, उसमें अगर कोई एंजाइम एक्ट कर रहा है तो वो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होगा जो कि डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अ सिंगल एंजाइम मे कैटलाइज अ सिंगल रिएक्शन और मे कैटलाइज अ ग्रुप ऑफ रिएक्शन दैट आर रिलेटेड टू द सेम मेटाबॉलिज्म। तो इनकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शंस के अंदर। अब 6 प्रॉपर्टी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पे आके रिएक्टेंट जो है या जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ आके रिएक्ट कर रहा होता है, तो वो कहलाती है एक्टिव साइट। यानी कि ये अगर आपका एंजाइम है, दिस इज अ एंजाइम, और ये आपका रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है सॉरी, तो अगर इसने यहाँ पे आके ऐड करना है, इस साइड को हम बोलेंगे दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इस जगह जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अपने आप को इसके साथ अटैच कर लिया रिएक्ट करने के लिए, तो वो साइट कहलाती है एक्टिव साइट। तो क्या कह रहे हो, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहां पे आके बाइंड होता है, और ये एक्टिव साइट जो होती है वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यानी कि जैसी इसकी एक्टिव साइट होगी उसी जैसी सबस्ट्रेट की भी साइट होगी। लाइक जिक्सॉ पजल में हम देखते हैं कि अगर ये पजल हम बना रहे हैं तो वो पीस आके इसके अटैच होगा जिसका इसी तरह का वो होगा। तो इसमें भी यही होता है कि सबस्ट्रेट की भी शेप बिल्कुल वैसी होगी जैसी कि एक्टिव साइट पे एंजाइम की चाहिए होगी। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दे आर सेम टू ईच अदर, तभी वो दोनों आपस में बाइंड होके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। Okay, now the next property we are going to study is the sensitivity of enzyme. कि enzymes अपने reactions में sensitive कितने होते हैं, enzyme sensitive कि इनके ऊपर temperature का, substrate की concentration का effect पड़ता है या नहीं पड़ता। तो enzymes जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं, और minor change in temperature, pH and substrate concentration affect the activity of enzyme. तो they are sensitive to temperature, pH एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी कि इन तीनों में से कोई चीज़ भी ऊपर नीचे होगी तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करेगी, और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगी, इन्हें इनएक्टिव कर देगी। तो दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी, ओके नाउ वी स्टडी द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम व्हिच इज कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोफैक्टर्स होते क्या है, व्हाट आर द कोफैक्टर्स। तो स्टूडेंट होता ऐसा है कि कुछ रिएक्शंस को एंजाइम जो है वो सिंगली कैटेलाइज कर रहा होता है, मतलब उसको उसको किसी और दूसरे सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती इन ऑर्डर टू कैटेलाइज द रिएक्शन। पर कुछ रिएक्शंस के लिए उसको दूसरे सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, तो उन दूसरे सब्सटेंस को हम कहते हैं कोफैक्टर। तो समटाइम्स एंजाइम फंक्शन विद अनदर सब्सटेंसेस एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कोफैक्टर। Sometimes enzyme require another substance for their functioning. So these substances are called cofactor.
और ये कोफैक्टर्स होते हैं, ये नॉन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन नेचर नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते। तो इस बेसिस पे, इनकी नेचर की बेसिस पे कि ये दो तरह की टाइप्स होती हैं, यानी कि या तो ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होंगे तो किस पे मुश्तमिल होंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स पे, और इनऑर्गेनिक होंगे तो मेटल्स पे मुश्तमिल होंगे। तो कोफैक्टर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होंगे तो किस पे होंगे, कार्बन हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन। और इनऑर्गेनिक है तो इसमें मेटल्स आ जाते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, वो कोफैक्टर के तौर पे एंजाइम के साथ फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसके अलावा इनकी बाइंडिंग की वजह से कि किस तरह से एंजाइम के साथ बाइंड है, उसके बेसिस पे भी हमने इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड सेकंड इज कोएंजाइम। तो अगर कोफैक्टर जो है वो अपने एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, if cofactor is tightly bound with enzyme, तो फिर वो कोफैक्टर कहलाएगा उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो कोफैक्टर जो है वो लूजली बाउंड है, और इफ कोफैक्टर लूजली बाइंड टू एंजाइम, तो इस केस में वो कहलाएगा कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम कोफैक्टर्स के बारे में क्या बोला कि वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और एंजाइम की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो सब्सटेंस कहलाते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इनकी दो टाइप्स थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड से मुश्तमिल होंगे, इनऑर्गेनिक है तो मेटल्स होंगे। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स है उनको हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया इनटू प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप में कोफैक्टर जो है वो टाइटली बाउंड होगा एंजाइम के साथ, जबकि कोएंजाइम में कोफैक्टर लूजली बाइंड होगा एंजाइम के बाद। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी सीक्वेंस, के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमने ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये एक ए रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। पहले ए बी में कन्वर्ट होगा, बी सी में कन्वर्ट होगा, एंड देन फर्दर ये आखिर में अपने प्रोडक्ट में रिएक्ट होगा। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो इन अ सीक्वेंस, इन अ ऑर्डर फंक्शन कर रहे होते हैं। और इस तरह के प्रोसीजर को, इस तरह के पाथवे को हम कह रहे होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि जब कोई काम सीक्वेंस में हो रहा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो उसमें मेटाबॉलिक पाथवे है। तो एंजाइम्स फंक्शन इन अ सीक्वेंशियल मैटर। लास्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम की, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम पे एक्टिवेटर्स भी एक्ट कर सकते हैं, इनहिबिटर्स भी एक्ट करते हैं। एक्टिवेटर एक्ट करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को वो एक्टिवेट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और इनहिबिटर जब बाइंड हो जाएंगे एंजाइम के साथ तो वो क्या कर देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, और एंजाइम जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में स्टडी किया, और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम मैकेनिज्म और फंक्शंस ऑफ एंजाइम को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।